हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हमने स्टार्ट किया था इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें हमने इसका जीरो पार्ट किया, इंट्रोडक्शन पार्ट किया कि हम इस सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग पे जाने से पहले हम बात करेंगे इरिगेशन की कि इरिगेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इरिगेशन होता है सिंचाई करना। ठीक है, सिंचाई करना मतलब खेतों को पानी देना। जो भी हमारे खेत हैं इरिगेशन के भी जहाँ पे हमारी फसलें लगती हैं, उसको पानी देना कंट्रोल्ड वे में। ठीक है, अब पानी देना, सिंपली पानी देना, ये हमारा एम नहीं रहता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हम इरिगेशन करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, वो जो पानी देते हैं क्रॉप्स को, वो कंट्रोल्ड वे में देते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड वे में अगर नहीं देंगे तो फसलें हमारी खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग को क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरिगेशन की। ठीक है, तो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज द कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉपलैंड। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंट्रोल्ड वे से या फिर कंट्रोल्ड अप्लाई करते हैं, हम जो कंट्रोल्ड वे से अप्लाई करते हैं पानी क्रॉपलैंड्स को, उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इरिगेशन के। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों हम इरिगेशन इंजीनियरिंग यूज करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हैं, और भी काफी सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है टू क्रिएट द ऑप्टिमल सॉइल मॉइस्चर रिजीम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो सॉइल का बेस्ट मॉइस्चर है वो क्रिएट करना। ठीक है, मतलब सॉइल में मॉइस्चर बेस्ट क्वांटिटी में रहे, वो हम इससे क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इरिगेशन से। ठीक है, आप देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, हमारे पास यहाँ पे कोई सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है, इसमें मैंने मॉइस्चर को मेंटेन करना है। अगर मैंने मॉइस्चर ज्यादा रखा तब भी मेरी फसल कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मॉइस्चर कम हुआ तब भी फसल कम होगी। तो मॉइस्चर मैंने क्या रखना है, ऑप्टिमम रखना है। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब हो गया बेस्ट, जो कि फसल के लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो वो हो गया इसका एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना। जो क्रॉप, जैसे मान लेते हैं कि एक गिवन एरिया में जो क्रॉप है, मान लेते हैं एक गिवन एरिया है, इसमें 10 केजी क्रॉप हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो हर साल 10 केजी प्रोड्यूस हो या फिर इससे ज्यादा प्रोड्यूस हो, वो हम ट्राई करते हैं। तो मैक्सिमाइज करते हैं प्रोडक्शन को बाय यूजिंग इरिगेशन। ठीक है, उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जो क्वालिटी है उसकी वो भी इंक्रीज करते हैं हम इरिगेशन से। ठीक है, एंड देन मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। जो एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, वो भी हम इसमें ख्याल रखते हैं, किसमें, इरिगेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये था इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन क्या होता है, और ये इरिगेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं इरिगेशन के। मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं दो, वो कौन कौन से हैं इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट है टू सप्लाई द इसेंशियल मॉइस्चर टू द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो हम प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर सप्लाई करते हैं वो कौन सा है, इसेंशियल मॉइस्चर। अब ऐसा नहीं कि हम, हमारे पास साइल है, हम बोलेंगे इसमें काफी सारा हम पानी दे देंगे साइल में, तो ये जो फसल है इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो भी हमने मॉइस्चर इसको प्रोवाइड करना है, वो ऑप्टिमम मॉइस्चर या फिर बोल सकते हैं हम इसेंशियल मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, जितना कि इसको रिक्वायर्ड है गिवन क्रॉप को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव रहता है टू लीच dilute salts। जो भी साल्ट रहते हैं पानी में, उनको डिल्यूट करना। ठीक है, उनको डिल्यूट कैसे करता है, मान लेते हैं ये एक फसल है, ये एक एरिया है जिसमें हमने कोई भी क्रॉप लगाई है। ठीक है, और इसमें सॉइल है। ठीक है, इसमें अगर हम पानी डालेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कोई साल्ट है सॉइल में। ठीक है, जैसे ही पानी डाला तो साल्ट क्या कर जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, साल्ट को डिल्यूट कर देता है, रिमूव नहीं मतलब डिल्यूट कर देता है, उसके जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है। कभी कभी हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साल्ट है उसको हम या तो रिमूव कर सकते हैं या तो उसको डिल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अगर हम लीचिंग की बात करें तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग होता है जो भी साल्ट है वो सॉइल से वॉश अवे हो जाना बाय यूजिंग वाटर, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, देन ऑप्टिमल की जैसे हमने बात की, तो ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, आई होप आपको इरिगेशन के बारे में पता चल गया होगा, और ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से इरिगेशन के वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट अगर इसमें हम टॉपिक की बात करें वो है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है वो क्या होता है, तो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट मतलब जो भी इरिगेशन के लिए हमने वाटर यूज करना है उसको हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट में आ जाता है कि किस तरीके से कौन से डिजाइन प्रिपेयर करें, क्या चीज करें कि जो इरिगेशन का वाटर है वो मैनेज हो जाए, ठीक है। तो ये जो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है ये डील करता है कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि हमारे पास हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कितनी जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की वो होनी चाहिए, मतलब कितने देर के बाद हम गिवन जो क्रॉप है उसको पानी दें, ठीक है। देन डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर जो हमने अप्लाई करना है उसको हम स्टडी करते हैं इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में। देन मेजर्स टू इंक्रीज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो कैसे हम जो है यूनिफॉर्मिटी जो है इंक्रीज करें, जो हमने पानी अप्लाई करना है उसकी यूनिफॉर्मिटी, उसको कैसे यूनिफॉर्म रखें, उसको कैसे इंक्रीज करें यूनिफॉर्मिटी को, वो हम सारा देखते हैं इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इरिगेशन मैनेजमेंट जो है हमारे पास इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में हमारे पास सेट ऑफ प्रैक्टिसेस आ जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब कुछ रूल्स कुछ मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं, जो किसके लिए अप्लाई करते हैं हम, मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। एफिशिएंसी का मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो क्रॉप है उसकी जो मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। देन मिनिमाइज द लेबर एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैक्सिमाइज किसको करते हैं, एफिशिएंसीज को, और मिनिमाइज किसको करते हैं, लेबर को और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। लेबर मतलब कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी वो कम से कम रिक्वायर्ड हो, और जो कैपिटल जो कास्ट उस पर खर्चा होगी इरिगेशन पर्पज में वो कम से कम खर्चा हो, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोल की, ठीक है, तो सिविल इंजीनियर का क्या रोल रहता है इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं। तो इरिगेशन एक ऐसा सेक्टर है जो एक डिपार्टमेंट जिसको नहीं चलाता, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ती है इसमें, इस जो इरिगेशन सिस्टम है उसको रन करने के लिए। जैसे कि हम बात करें सिविल इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, देन हाइड्रोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होते हैं, लैंड सर्वे रिक्वायर्ड होते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, और भी काफी सारे जो पर्सन हैं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बात करें इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो सिविल इंजीनियर्स और इरिगेशन इंजीनियर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है इरिगेशन स्कीम्स के लिए, ठीक है। तो वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो भी वही है कि रोल क्या है सिविल इंजीनियर्स का इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो जो भी सिविल और इरिगेशन इंजीनियर्स हैं वो क्या क्या करते हैं इस इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो वो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है सप्लाई द वाटर एट फार्म टर्नआउट, ठीक है। तो मेन जो काम है उनका वाटर को सप्लाई करना, कहाँ पे, जो फार्म है, फार्म टर्नआउट है, जो भी इरिगेशन पर्पस के लिए जो हम पानी यूज करते हैं उनको वो प्रोवाइड करना, वो मेन काम है। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है वाटर को सप्लाई करना। देन वाटर को स्टोर करना, जो डैम्स हम तैयार करते हैं, सिविल इंजीनियर्स जो डैम को तैयार करते हैं उसमें वाटर को स्टोर करना। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं वाटर को अभी हमने स्टोर किया रेनफॉल के टाइम पे, उसके बाद हम फ्यूचर में उसको जब भी हमारे पास रेनफॉल नहीं होगी उसको हम यूज करते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पज एंड अदर पर्पज के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी कि स्टोरेज की। अब स्टोरेज के बाद हमें उसको कन्वे भी करना पड़ता है, खाली स्टोर करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको पॉपुलेशन तक पहुंचाना भी होता है, तो वही हो गया वाटर कन्वेंस। देन फ्लड कंट्रोल, अब जो भी हम डैम वगैरह बनाते हैं तो वो फ्लड कंट्रोल में भी हमें हेल्प करता है। तो जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं वो इरिगेशन में फ्लड कंट्रोल में भी हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। देन सप्लाइंग द वाटर, जैसे कि हमने ऊपर ही बात की थी कि वाटर सप्लाई मतलब करते हैं सिविल इंजीनियर्स और इरिगेशन इंजीनियर्स, ठीक है। ये वाटर को तब सप्लाई करते हैं जब हमें नीड होती है, व्हेन नीडेड है, ठीक है। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड, कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है वो हमें जो है मिल जाती है। वो कौन जो इंश्योर करता है, सिविल इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि कितनी हमें क्वालिटी चाहिए, ठीक है, और कब चाहिए वो सिविल इंजीनियर ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे रोल्स हैं सिविल इंजीनियर के इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये सारे रोल्स समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रॉप्स, ठीक है। तो कितना पानी
वाटर रिक्वायर्ड होता है, कितना पानी रिक्वायर्ड होता है क्रॉप्स के लिए, वो टॉपिक हम देखेंगे आज, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या मतलब क्या होता है कि कितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा एक गिवन क्रॉप को गिवन टाइम में, ठीक है। मान लेते हैं एक क्रॉप है, ठीक है, उसको पकने में लगते हैं कितने 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ लगते हैं। तो 6 मंथ में उसको कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, उसको हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो गिवन क्रॉप को कितना पानी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, वही हम देखने वाले हैं, जो मैंने बताया वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड होता है उस गिवन क्रॉप की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। गिवन क्रॉप है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए कितना पानी हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसके गिवन पीरियड पे, ठीक है। जो उसका यील्डिंग पीरियड है उसमें कितना पानी रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक क्रॉप को, उसको हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो जो भी पानी हम सप्लाई करते हैं, द वाटर जो है वो हम सप्लाई जो करते हैं बाय प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो भी हो गया, रेन आ गई या फिर स्नो आ गई, ठीक है, तो वो आ गया प्रेसिपिटेशन। देन इरिगेशन से हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन बोथ हम दोनों का भी यूज कर सकते हैं, एक तो बारिश भी आ गई, एक तो इरिगेशन भी आ गई, ठीक है। तो इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी हम यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्रॉप पे। और भी काफी सारे फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है कि हमें प्रेसिपिटेशन से पानी जो सप्लाई करना है या फिर इरिगेशन से सप्लाई करना है, ठीक है। तो दूसरा हम इसमें पॉइंट देखते हैं कि जो वाटर जो नीड होता है, वाटर की जो नीड होती है क्रॉप को, वो मेनली डिपेंड करती है हमारे पास से इवेपोरेशन पे, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पे एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट पे, ठीक है। तो इन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, कंजम्पटिव यूज, इन सबको हम कहते हैं कंजम्पटिव यूज। जो कंजम्पटिव यूज है, कंजम्पटिव यूज इज द हमारे पास होता है कि सबका मिक्सचर, जैसे कि इवेपोरेशन में कितना पानी रिक्वायर्ड मतलब हमें चाहिए, ट्रांसपीरेशन के लिए कितना चाहिए और मेटाबॉलिक के लिए कितना चाहिए, ये सारे मिला के हमारे पास बनाता है कंजम्पटिव यूज, ठीक है। तो अगर हम बोलें कंजम्पटिव यूज ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू ट्रांसपीरेशन प्लस इवेपोरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जितना भी वाटर है वो कंजम्पटिव यूज कहलाता है। जब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब जो पानी चाहिए, इवेपोरेशन के लिए जो पानी चाहिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो पानी चाहिए, उसको हम पूरे को बोलते हैं कंजम्पटिव यूज, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम इवेपोरेशन की अगर बात करें, इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन हो गया सिंपली जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन जैसे कि आपको पता है जो भी प्लांट्स हैं उनके रूट जो है जो पानी को लेते हैं और उसके बाद कुछ पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो छोड़ देते हैं अपनी लीव्स से, ठीक है। जो भी पत्तियां हैं उनके थ्रू वो छोड़ देते हैं और वो उसके बाद वो भी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रांसपीरेशन के बारे में। इवेपोरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें पानी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करें इसमें वाटर रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट जो रहती है इक्वल टू IW प्लस ER प्लस S, दैट मीन्स इरिगेशन वाटर प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो किसके बराबर होती है, इरिगेशन वाटर के बराबर, मतलब कितना इरिगेशन वाटर हमने प्रोवाइड किया गिवन क्रॉप को। देन इफेक्टिव रेनफॉल, कितनी इफेक्टिव रेनफॉल उस एरिया में थी। देन सॉइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन, जो सॉइल का प्रोफाइल था वो कैसे था, प्लेन एरिया, हिली एरिया, कैसा था प्रोफाइल, सॉइल कैसी थी, उसके फैक्टर्स सारे हम देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है वाटर रिक्वायरमेंट पे। मतलब वाटर रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई चीज यहाँ पे वेरी करेगी, जो सॉइल प्रोफाइल है वहाँ वो वेरी करेगा, उसमें ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा, या फिर इफेक्टिव रेनफॉल वेरी करेगी, ठीक है, या फिर इरिगेशन वाटर वेरी करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो इरिगेशन वाटर है उसको हम सेंटीमीटर में जो है नापते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल को भी सेंटीमीटर में, ठीक है। और सॉइल प्रोफाइल जो है सिंपली सॉइल प्रोफाइल ही रहता है, ये हमारे पास कैसा प्रोफाइल है सॉइल का वो हम देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। तो जैसे कि हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो हम आप देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट रहती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें राइस की, तो ये क्या है, क्रॉप है राइस, ठीक है। तो राइस की बात करें तो इसको जो वाटर रिक्वायर्ड रहता है 90 टू 250 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद हम व्हीट की बात करें, सोरगुम की बात करें, सोयाबीन, टोबैको की बात करें 45 से 65 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। मेज, ग्राउंडनट की बात करें तो 50 टू 80 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। शुगर केन की बात करें तो 150 टू 250 वाटर रिक्वायर्ड रहता है। सोयाबीन की बात करें तो 45 टू 70 वाटर रिक्वायर्ड होता है। कॉटन की बात करें 70 टू 130 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। पोटैटो की बात करें तो 60 टू 80 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने क्या देखने होते हैं इसमें, कि जो मैक्सिमम वाटर है वो किसको रिक्वायर्ड हो रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं राइस में सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है वो है शुगर केन में। तो दो ये फसलें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो इसमें सबसे कम हमें किसमें जरूरत पड़ रही है, जैसे कि ये मेज आ गया, ठीक है, मक्की वगैरह आ गई, ये है आपके पास सोयाबीन आ गए, पोटैटो आ गए, तो इनको काफी कम वाटर की रिक्वायरमेंट है। या फिर व्हीट आ गए, ठीक है, सोयाबीन आ गए, ठीक है, तो इनको काफी कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको रिमेंबर कर लेने एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें पीक पीरियड की, ठीक है, पीक पीरियड क्या होता है? पीक पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिस टाइम पे वाटर रिक्वायरमेंट जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है, ठीक है। एक ऐसा पीरियड जिस टाइम पे जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम रहती है, मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है पीक पीरियड में, ठीक है। तो वो कौन सा पीक पीरियड रहता है, आपको आपकी फसल के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी फसल को किस टाइम पे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पीक पीरियड, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपके पास ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स की, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू। जैसे कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारे पास जो क्रॉप होती है उसको पानी की जरूरत रहती है, किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए एंड इवेपोरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बता दिया, इवेपोरेशन भी बता दिया, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ट्रांसपिरेशन की भी और इवेपोरेशन की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो जैसे कि हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जो भी पानी जो भी है, जो पेड़ है, पेड़ के रूट में जो पानी आ जाता है, ठीक है, रूट में पानी जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो जो रूट है वो ऊपर भेज देते हैं, और जो भी पेड़ की जो लीव्सेस हैं, ठीक है, जो लीव्सेस हैं उसके थ्रू पानी जो है उस पे आ जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन सिंपली जहाँ पे भी वाटर है, चाहे वो लीव्सेस पे है चाहे वो जमीन पे वाटर है, वो ऊपर चले जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब चले जाता है अपना ऊपर चले जाता है, भाप बन के चला जाता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम नीचे देखेंगे, आपको और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें जो प्लांट के रूट हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर, कहाँ से? सॉइल से, ठीक है। क्योंकि बारिश का पानी क्या होता है, सॉइल में जाता है। उसके बाद जो रूट होते हैं प्लांट के वो उसको ले लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या करते हैं, लीव्सेस में फेंकते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। सक एंड एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू लिव एंड ग्रो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वाटर रहता है प्लांट में, जो भी जरूरत रहता है प्लांट को वो ले लेता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो एस्केप हो जाता है, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में वो चला जाता है वेपर, भाप बन के, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाता है? प्लांट की जो लीव्सेस रहती है उसके थ्रू, या फिर प्लांट की जो स्टेम रहती है उसके थ्रू। जैसे कि ये आ गया, यहाँ से पानी इवेपोरेट होके जाता है, वेपर बन के चले जाता है, आसमान में चले जाता है एटमॉस्फेयर में, और लीव्सेस से भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आई होप आपको ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ये डे टाइम में ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन डे टाइम में ज्यादा होता है, क्योंकि डे टाइम में धूप ज्यादा रहती है, ठीक है। तो उस टाइम पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है और ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें इवेपोरेशन की, ठीक है? तो इवेपोरेशन की जैसे हम बात करें, तो जो भी वाटर रहता है वो क्या करता है, ओपन सरफेस पे ओपन सरफेस से एस्केप कर जाता है, मतलब ओपन जो सरफेस है वहाँ से एस्केप कर जाता है, मतलब भाग जाता है एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है? वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर की तरफ भाग जाता है, ठीक है? तो मोस्टली जो है डे टाइम में ये ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, ठीक है? तो जो भी सॉइल है या फिर जो भी सॉइल की सरफेस है या फिर जो भी लीव्स हैं प्लांट की या फिर स्टेम है, वहाँ से जो पानी ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है? तो ये इसके मान लेते हैं लीव्स हैं पेड़ की, ठीक है? तो पानी सबसे पहले तो रेन की हेल्प से आता है, इसमें चले जाता है सॉइल में, और ये जो है प्लांट इसको ले लेता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऊपर चले जाता है। ये लीव्स के थ्रू पानी जो है इसके वेपर बन जाते हैं। वेपर बनने के बाद ये पानी जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है? एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, और जो यहाँ पे स्टेम होगा इससे भी पानी वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है? और जो इवेपोरेशन है वो प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं सेम हमारे पास एक पेड़ है, इसकी ये लीव्स हैं, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे भी कुछ पानी है, मॉइस्चर है, ठीक है? ये सॉइल का पानी भी एटमॉस्फेयर में चले जाना, एटमॉस्फेयर में चले जाना वेपर बन के, ठीक है? और ये जो पानी है लीव्स का, ये भी एटमॉस्फेयर में जाता है, ये भी स्टेम का एटमॉस्फेयर में पानी जाता है वेपर की फॉर्म में। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है? इवेपोरेशन, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक है? तो इवेपोरेशन में हमारे पास दोनों प्रोसेस अकर करते हैं, इवेपोरेशन वाला भी और ट्रांसपीरेशन वाला भी, ठीक है? और जो ट्रांसपीरेशन है उसमें खाली जो है ये वाला प्रोसेस अकर करता है, ठीक है? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।